गोपालपट्टनम में रहने वाला धर्मेश सड़क के किनारे बैठकर जूतों की मरम्मत करता था। उससे मिलने वाले पैसों से वो अपनी पत्नी शारदा को खिला पिला और अपनी बेटी नंदिनी को पढ़ा रहा था। शारदा भी दिहाड़ी मजदूरी करती थी ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके और धर्मेश का हाथ बटा सके। धर्मेश हर रोज अपनी बेटी नंदिनी को स्कूल छोड़ने के बाद अपने काम पर चला जाता था। उस दिन भी शारदा ने नंदिनी का लंच बॉक्स पैक किया और उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार किया। देखो ना पापा, माँ रोज मुझे टिफिन में सिर्फ खिचड़ी डाल कर दे देती है। मैं रोज खिचड़ी खा कर तंग आ गई हूँ। बिटिया, सिर्फ आज और खा लो। मैं कल से तुम्हारी माँ को लंच बॉक्स में कुछ और रखने के लिए बोल दूंगा। पापा, जब कल मैंने शिकायत की थी तब भी तुमने यही कहा था और आज भी वही कह रहे हो। कल भी यही कहोगे क्या? लेकिन ये सच बात है बिटिया। क्या पापा, फिर वही बात? बेटा, भला मुझे क्या फायदा वही बात कहकर। तुम्हारी माँ को बस भिंडी और खिचड़ी ही बनानी आती है। जैसे तुम रोज खिचड़ी खा खा कर परेशान हो गई हो ना, ऐसे ही मैं रोज भिंडी खा खा कर परेशान हो गया हूँ। लेकिन क्या मैंने शिकायत की? नहीं ना। तुम भी समझो। ऐसी माँ की क्या जरूरत जिसे कुछ आता ही नहीं? नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारी माँ है। वो बेचारी कुछ नहीं जानती। बाहर की दुनिया बहुत खराब है। अगर हम उसे घर से निकाल देंगे तो वो जी नहीं पाएगी। आपने ठीक कहा पापा। आप तो तीसरी क्लास तक पढ़े हो, कम से कम अंगूठा लगाना तो जानते हो। वो बेचारी तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती। हमें माँ के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने आज। मुझे अच्छा लगा। तुमने जो कहा सब कुछ सही है। मेरी बिटिया तो हमारे घर की रानी है। माँ, पापा और मैं आपके बारे में सोचा और हम समझ गए कि आप वास्तव में बहुत मासूम हैं। और अगर आप यहाँ से जाओगी तो बाहर की दुनिया आपको जीने नहीं देगी। इसीलिए आप हमारे साथ रह सकती हो। जीती रहो बिटिया, खुश रहो। थैंक यू कि तुमने मुझे घर में रहने की इजाजत दी। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी बातें करना तो आता नहीं है, लेकिन आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप यहीं रहो। जब छोटी सी थी तो बात करने में संकोच करती थी। अब देखो जरा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। पढ़ाई में भी अव्वल आती है हमेशा। वो अपनी पढ़ाई में और आगे बढ़ेगी और एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। अरे पापा, अब हमें चलना चाहिए। अगर हम ऐसी बातें करते रहेंगे तो मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी और पहला पीरियड मिस हो जाएगा। चलो। नंदिनी अपना बैग लेती है और धर्मेश साइकिल लेकर आता है। वो अपने पिता के पीछे बैठ जाती है और सीट को पकड़ लेती है और दोनों धीरे धीरे करके स्कूल की तरफ बढ़ जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद वो साइकिल से नीचे उतरती है। बाय पापा। बाय बिटिया, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। नंदिनी स्कूल के अंदर चली जाती है और धर्मेश उस जगह की ओर बढ़ जाता है जहां वो आमतौर पर एक फुटपाथ पर बैठकर जूते ठीक करता था। थोड़ी देर में राजू, जो एक शिक्षक के रूप में काम करता था, बाइक पर सवार धर्मेश के पास आता है और उसे अपने जूते पॉलिश करने के लिए कहता है। धर्मेश को ये नहीं पता था कि वो एक शिक्षक है। वो उसके जूते पॉलिश करने लगता है। क्या तुम नंदिनी के पिता हो? हाँ सर, मेरी बेटी है वो। आप जानते हैं, हो सकता है कि तुमने मुझ पर ध्यान न दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ जब तुम उसे छोड़ने आते हो। देखो धर्मेश, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सर। उसे खूब प्रोत्साहित करना और जितना हो सकेगा मैं भी अपनी तरफ से उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन उसकी पढ़ाई बीच में मत रोकना। नहीं साहब, वो जितना पढ़ना चाहती है मैं उसे पढ़ने दूंगा। आपके शब्दों ने मुझे बहुत हौसला दिया। आपका शुक्रिया। फिर राजू ने उसे पैसे दिए और शाम तक धर्मेश ने काम करके अपनी दुकान को बंद किया और नंदिनी के लिए उसके स्कूल गया। घर आने के बाद धर्मेश को राजू सर ने जो कहा वो सब उसने शारदा और नंदिनी को बताया। फिर दोनों बहुत खुश हुए। अपने माँ बाप की बातें सुनकर नंदिनी भी जोश से भर जाती है। एक दिन नंदिनी की माँ के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो धर्मेश के साथ जूतों को ठीक करने में उसकी मदद करने के लिए उसी जगह पहुंच गए। वो दोनों फुटपाथ पर बैठे हुए थे। अचानक एक कार के ब्रेक्स फेल हो गए। कार ने दोनों पति पत्नी को जोरदार टक्कर मारी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हर कोई बस तमाशा देख रहा था। सब खड़े थे, लेकिन किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की सुध नहीं ली। शाम हो गई और नंदिनी अपने माँ बाप की प्रतीक्षा कर रही थी। 1 घंटा बीत गया पर वो नहीं आए।
तो नंदिनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक ऑटो किराए पर लिया और उस जगह पर गई। जब तक वहां वो पहुंची, वहां भीड़ थी। भीड़ को देखकर वो घबरा गई, लेकिन जब वो पास गई तो उसने अपने माँ बाप को मरा हुआ पाया। वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बीच एम्बुलेंस दोनों शवों को लेने आई। नंदिनी ने उनसे ना ले जाने की विनती की, लेकिन फिर भी वे दोनों शवों को ले गए। अब नंदिनी अनाथ हो गई थी। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती और वो सारा दिन उनकी तस्वीरें देखती रहती। वो दुखी थी क्योंकि उसकी परीक्षाएं नजदीक आ रही थी और उसे स्कूल की फीस जमा करनी थी। इसीलिए वो अपने पिता का काम शुरू कर देती है। अपनी फीस का भुगतान करने के लिए उसे जो पैसा मिल रहा था वो उसे संभाल संभाल कर रख रही थी। एक दिन एक अमीर लड़की उसके पास आती है और उसे अपने जूते पॉलिश करने के लिए कहती है। ये देखकर कि उसने जूते ठीक से पॉलिश नहीं किए, वो उसे उन्हीं जूतों से धक्का देती है। दूर से भूपति नाम का एक अन्य धनी व्यक्ति ये सब देख रहा था। ये लड़की कौन है? इस उम्र में इसे पढ़ाई करनी चाहिए, मोची का काम क्यों कर रही है? वो इधर उधर धर्मेश को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। तो वो पास आता है। अरे गुड़िया, यहाँ एक धर्मेश नाम का आदमी था, वो कहाँ गया? हाँ साहब, वो मेरे पापा थे। मेरे मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। धर्मेश की अचानक मौत की खबर सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। तो क्या तुम नंदिनी हो? हाँ साहब, मैं नंदिनी हूँ। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? धर्मेश हमेशा तुम्हारी तारीफ करता था कि तुम पढ़ाई में अव्वल आती हो। धर्मेश को तुम पे गर्व था, वो तुम्हें बहुत पढ़ाना चाहता था। जी साहब, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी बहुत आगे तक पढ़ सकूंगी, लेकिन इन हालातों में। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें शिक्षा भी दिलवाऊंगा। उसकी बातें सुनकर नंदिनी गहरी सोच में डूब गई। भूपति उससे प्यार से बात करता है और उसे साथ जाने के लिए मना लेता है। वो उसके साथ कार से उसके घर जाती है। वो अपनी सारी किताबें, कपड़े और अपने माता पिता की तस्वीरें इकट्ठा करती है और उसके साथ चली जाती है। भूपति की पत्नी श्यामला प्यार से नंदिनी की देखभाल करती है। नंदिनी श्यामला की रसोई में मदद करती है और जमकर पढ़ाई करती है। भूपति नंदिनी के स्कूल की फीस जमा कर देता है। नंदिनी 10वीं कक्षा की परीक्षा में अव्वल रही। ये देख भूपति और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। इसी तरह महीने और साल बीत गए। क्या नंदिनी ने तुमको फोन किया? नहीं, उसे तो कोई फोन नहीं किया। खैर, कर लेगी, तुम चिंता मत करो। मेरे लिए तो वो अभी भी एक जरा सी बच्ची है। एक दिन एक पुलिस जीप सायरन बजाती हुई आती है और उनके घर के सामने रुक जाती है। ये देखकर दंपत्ति चौंक जाते हैं। तभी नंदिनी कलेक्टर के रूप में उस कार से उतरती है जो पुलिस की जीप के पीछे थी। भूपति और श्यामला अपनी बेटी को कलेक्टर के रूप में वापस आते देखकर बहुत खुश हुए। नंदिनी ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तुमने आज अपने माता पिता का सपना सच कर दिखाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है नंदिनी। तुमने मेरी नाक ऊंची कर दी है। फिर वो अंदर अपने माँ बाप की तस्वीर के पास जाती है। माँ पिताजी, आपने जो चाहा था, आपकी बेटी आज कलेक्टर बन गई। आपके अच्छे कर्मों ने मुझे ऐसा बना दिया। आप दोनों को भगवान ने मेरे लिए भेजा था। श्यामला आंटी और भूपति अंकल के रूप में आप मुझे और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करने के लिए आए थे। ऊपर से धर्मेश और शारदा अपनी बेटी को देख बहुत खुश हुए। ये देखकर उनकी आत्मा को शांति मिली। एक गांव में अंजया नाम का एक सफाई कर्मचारी रहता था। वो हर दिन सुबह से शाम तक सड़कों की सफाई करता था और उसके बाद घर जाता था। इससे जो पैसा मिलता था उससे वो प्यार से अपनी इकलौती बेटी की देखभाल करता था। पापा, सैलरी के पैसे मिले? क्यों बेटा? पापा, आप आज भी भूल गए। मैं हमेशा आपसे एक मदर डॉल खरीदने के लिए कहती रहती हूँ। जब भी मैं आपसे लाने को कहती हूँ, आप कहते हो मैं इसे कल लाऊंगा। फिर आपने कहा था कि तनख्वाह मिलने के बाद लाऊंगा। आप तो लाए नहीं। तुम तो मुझे देख रही हो ना बेटा। मैं सुबह जल्दी काम पर जाता हूँ और अंधेरा होने के बाद घर आता हूँ। पूरी सड़क पर झाड़ू लगा लगा कर मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। चलने और खड़े रहने में मेरे पैरों में दर्द है। फिर क्या आप घर पर ही रहकर मेरे साथ खेल सकते हो? आप घर के पास तो रहते ही नहीं। अगर मैं घर में तुम्हारे पास ही रहूंगा तो तनख्वाह ठीक से नहीं मिल सकेगी बेटा। पैसे कम मिलेंगे, तब घर के खर्चे और तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। पापा, मुझे सब बातें नहीं पता।
जब मैं आपसे मेरे साथ खेलने को कह रही हूँ तो आप मुझे हिसाब समझा रहे हो, फिर जब मैं आपको खिलाने लाने को कहती हूँ तो भी हिसाब। इतना कहकर बिंदु घर से बाहर आ गई और बरामदे में बैठ गई। अंजया को इस बात का एहसास हुआ और वो बैग से हंसते हुए मदर डॉल को निकाल के लेकर आया। वो अपनी बेटी बिंदु के पास आता है जो रूठी हुई बरामदे में बैठी है। अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया बहुत गुस्से में है, ऐसा क्या किया जाए जिससे उसका गुस्सा दूर हो जाए? मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मनाने के लिए ऐसा कह रहे हो ना तो बात कर लेती हूँ। उन शब्दों को सुनकर अंजया जोर से हंस पड़ता है। मेरे पास गुस्सा भगाने के 2 तरीके हैं, तनख्वाह के पैसे दो या मदर डॉल खरीद कर लाओ। लेकिन देखो देखो, मेरे पास तो मदर डॉल है जो तुमने मांगी थी। ये कहकर वो बेटी को मदर डॉल देता है। उस खिलौने को देखकर बिंदु खुशी से फूली नहीं समाती। वो खिलौना ले जाती है और प्यार से उसको चूम लेती है। अभी भी शायद मेरी बेटी मुझसे नाराज है। ओ मेरे प्यारे पापा, ऐसा बोलकर बिंदु प्यार से अंजया को चूम लेती है। अब तुम जाओ बेटा और मदर डॉल के साथ खेलो, मैं खाना बन जाने पर तुमको आवाज दूंगा। बिंदु घर में आकर अपनी मदर डॉल लेकर बिस्तर पर बैठ जाती है और खेलती रहती है। अंजया चावल को चूल्हे पर रखता है, सब्जियों को काटकर दूसरे कुकर में डाल देता है। बस फिर वो झाड़ू से घर की सफाई करता है, फर्श पोंछता है, बिंदु को गर्मा गर्म चावल खिलाता है। अपनी प्यारी मदर डॉल के साथ खेलकर और गर्म चावल खाकर बिंदु सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोरोना के कारण लॉकडाउन की घोषणा होती है। लोग बाहर नहीं निकलते हैं। डॉक्टर और नगर निगम कर्मचारियों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, ये भी घोषणा होती है। अंजया को रोजाना काम पर जाना पड़ता है। ठीक है बेटा, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, हर जगह लॉकडाउन लगा है। आप भी मत जाओ पापा, कोरोना से बहुत डर लगता है, इसके बारे में रेडियो और टीवी पर भी दिखाते हैं ना। नहीं बेटा, लॉकडाउन की घोषणा बाकी सब लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। हमें तो काम पर जाना होगा। सड़कें, पौधे और सड़कें तभी साफ होंगी जब हम काम करेंगे, है ना? इसीलिए जाना होगा हमें। लेकिन आपको घर पर ही रहना चाहिए पापा। तुम्हें कैसे समझाऊं? मदर डॉल, तुम ही समझाओ ना। अगर मैं काम पर जाऊंगा तो ही तो पैसे लाऊंगा, पैसे मिलेंगे तभी तो खाना खा सकेंगे। ये कहते हुए अंजया बॉक्स उठाता है और घर से चला जाता है। घर में बिंदु अकेली रह जाती है। वो बिना कुछ कहे उस मदर डॉल को देखती रहती है। देखा तुमने, पापा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, एक दिन भी घर पर नहीं रहते, मेरे साथ खेलते भी नहीं है। मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो वो कहते हैं हमें पैसों की जरूरत है इसलिए जा रहा हूँ। क्या तुम भी बात नहीं करती? इसी बीच नैनी सामने के दरवाजे से बिंदु के साथ खेलने आती है। वो बिंदु को मदर डॉल से बात करते हुए देखती है। दीवार के पीछे दुबक कर वो सब कुछ देखती है और वो ऐसे बोलती है जैसे कि गुड़िया ही बात कर रही हो। पापा का काम पर जाना बिल्कुल गलत है, उनको तुम्हारे साथ खेलना चाहिए। बिंदु एक बार को चौंक जाती है, चारों ओर देखती है पर उसको कोई नहीं दिखाई देता। वो फिर से मदर डॉल को देखती है। नैनी से देखकर दीवार से सटकर हंस पड़ती है। हंसी की आवाज सुनते ही बिंदु सोच में पड़ जाती है। ये सोचकर कि बिंदु को इस तरह डराना अच्छा नहीं, नैनी दीवार के पीछे से बाहर निकल आती है। बिंदु को सब समझ आ जाता है। नैनी तब मुस्कुराते हुए कहती है, डर गई थी तुम? नहीं, मैं क्यों डरूंगी, शहर नया नहीं, मैं भी नहीं, लेकिन तुम तो हमेशा शाम को आती हो, आज तुम सुबह आ गई तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। नैनी बिंदु के पास एक डॉल दिखती है। क्या तुम्हारे पास एक ही खिलौना है? मेरे पास तो बहुत सारे हैं, पिताजी हर शाम एक खिलौना लाते हैं, बहुत सारे हो गए हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास ऐसी मदर डॉल नहीं है। एक बार दे दो, इसके साथ खेलूंगी, फिर वापस कर दूंगी। मैं दे दूंगी, लेकिन तुम 2 दिन खेलने क्यों नहीं आई थी? आज भी यही बताने आई हूँ कि अब मैं खेलने नहीं आऊंगी। हर जगह लॉकडाउन है, मेरे मम्मी पापा घर पर ही रहते हैं और इन सभी लॉकडाउन के दिनों में अपने मम्मी पापा के साथ खूब खेलूंगी, तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। ऐसा कहकर नैनी चली जाती है। नैनी के कहने पर कि वो अपने मम्मी पापा के साथ खेलेगी, बिंदु तुरंत रोने लग जाती है। वो अपनी माँ को याद करके रोती है। उदास होकर बाहर बरामदे में बैठ जाती है। अंधेरा हो जाता है तो अंजया कमजोर और उदास होकर घर आता है। देखता है कि बिंदु वहाँ दुखी और उदास बैठी है। पापा,
बिंदु उसके पास आती है। नहीं बेटा, मेरे पास बिल्कुल मत आना, मुझे कोरोना हो गया है, मुझे मत छूना, दूर रहो मुझसे। हाँ, क्या मैंने आपको बताया था ना, घर पर रहो। आपने मेरी नहीं सुनी, कोरोना हो गया। अब मेरे साथ कौन खेलेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? हाँ पापा बोलो। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारी बात ना सुनना मेरी गलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। मुझे अगले 10 दिनों तक तुमसे दूर ही रहना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं, तुम सावधान रहना, मैं भी सावधान रहूंगा। ये सुनकर बिंदु पापा पापा कहकर रोने लगती है। अंजय एक अलग कमरे में चला जाता है और उस कमरे को साफ करता है। बिंदु हॉल में अकेली लेटी रहती है। मदर डॉल और उसकी माँ की तस्वीर पास रखकर रोती जाती है और उदासी में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजया अंधेरा होने के बाद भी घर नहीं आता। घर के बाहर बिंदु अकेली बैठी है और उसके आने का इंतजार कर रही है। 7, 8, 9 और फिर 10 बज जाते हैं। उसके पापा अंजया अब तक घर नहीं लौटे थे, इसलिए अपने पापा की तलाश में सड़क पर चलते हुए वो आगे बढ़ती जाती है। वो देखती है कि अंजया एक दीवार के पास गिरा पड़ा है, तो बिंदु उसके पास जाती है और पाती है कि वो मर चुका है। पापा पापा मुझे छोड़कर चले गए, कैसे जीऊंगी आपके बिना? पापा पापा उठो उठो। बिंदु रोती रहती है। सड़क पर चलते हुए एक आदमी बिंदु को रोते हुए देखता है और उसे दुखी देखकर उसके पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि क्या हुआ। तुरंत एक एम्बुलेंस को बुलाता है। 10 मिनट में एम्बुलेंस आती है और मृत अंजया को ले जाती है। बिंदु अपने मृत पिता को जाते देख बिलक बिलक कर रोती रह जाती है। रोती हुई बिंदु को वो आदमी एक अनाथालय में छोड़ देता है।